सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मगध में मौर्य वंश की नींव किस प्रकार पड़ी। इसके लिए पहले हमें अतीत में झांकना होगा। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। इन 16 महाजनपदों में मगध महाजनपद सर्वशक्तिशाली था। इसके शक्तिशाली होने के पीछे कई कारण थे। मगध की भौगोलिक और प्राकृतिक जो स्थिति थी वो काफी अच्छी थी। यहाँ से कई नदियां गुजरती थी, जिस कारण यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और फसलें अच्छी होती थी। इसके अलावा मगध में लोहे की खानों के भंडार थे, जिस कारण इन खानों से लोहे निकालकर कृषि के औजार और युद्ध के हथियार के लिए इनका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा मगध के जंगलों में हाथी अधिक संख्या में पाए जाते थे। मगध के शासक इन हाथियों को पकड़वाकर प्रशिक्षित कर सेना में उसका उपयोग करते थे। जो साधारण जनता थी वो इन हाथियों का उपयोग माल ढुलाई के लिए भी करते थे। इसके अलावा मगध को ऐसे शासकों का साथ मिला जिसने मगध को और भी अधिक शक्तिशाली बनाया। सबसे पहले हम बात करते हैं मगध साम्राज्य पर किस वंश ने शासन किया। तो वो वंश था हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक था बिम्बिसार, जिसने 544 बीसी में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। वो महज 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। उसने ग्रीवरज और फिर बाद में राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। वैवाहिक नीति अपनाकर बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य की स्थिति को मजबूत किया। सबसे पहले उसने कौशल नरेश की पुत्री महाकौशला देवी से विवाह किया और दहेज के रूप में उसे काशी का प्रांत मिला। इसके बाद उसने लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चिलना से विवाह किया और साथ ही मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से भी विवाह कर अपने साम्राज्य को और भी अधिक मजबूत उसने बनाया। लेकिन दुर्भाग्यवश बिम्बिसार अपने ही पुत्र अजातशत्रु के द्वारा मारा गया और इस तरह हर्यक वंश में अजातशत्रु गद्दी पर बैठ जाता है। राज्य प्राप्ति के लिए पुत्र के द्वारा पिता की हत्या का ये पहला प्रमाण इतिहास में हमें देखने को मिलता है। लेकिन वो कहावत है ना, जैसे को तैसा। जिस प्रकार अजातशत्रु ने गद्दी के लिए अपने पिता की हत्या की थी, उसी प्रकार अजातशत्रु के पुत्र उदयन, जिसको कि हम उदयभद्र के नाम से भी जानते हैं, गद्दी के लिए अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है और मगध की गद्दी पर बैठ जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण घटना थी वो यह थी कि उसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। उदयन जब गद्दी पर बैठता है तो उसने मगध में गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करता है वो, और इस तरह से पाटलिपुत्र को वो अपनी राजधानी बनाता है। इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो नागदशक होता है। वो अत्यंत ही कमजोर शासक होता है, इसलिए उसी के अमात्य शिशुनाग ने उसे अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की नींव डालता है। इस वंश का जो प्रसिद्ध शासक होता है वो कालाशोक होता है। कालाशोक के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन था। शिशुनाग वंश का अंत कर महापद्मनंद ने मगध पर नंद वंश की नींव डाली। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था। धनानंद के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना यह थी कि उसके शासनकाल के दौरान सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद अत्यंत अत्याचारी व्यक्ति था। वो अपने जनता पर अत्याचार करता था। एक बार इसी तरह उसके दरबार में चाणक्य कुछ ही सहायता के लिए आते हैं, लेकिन वो चाणक्य को अपमानित कर भरे दरबार से निकाल देता है। चाणक्य अपनी अपमान का बदला लेने की ठान लेता है और दरबार से निकल जाता है। रास्ते में विंध्याचल के जंगलों में उसे एक राजकीलम नाम का बालक मिलता है। वो उसकी प्रतिभा से काफी प्रभावित होता है और उसे 1000 पण मुद्रा देकर खरीद लेता है और अपने साथ तक्षशिला ले जाता है, जहां वो 7 से 8 वर्ष उसकी शिक्षा दीक्षा करता है और धनानंद के खिलाफ उसे तैयार करता है। इस प्रकार बाद में जाकर चंद्रगुप्त और चाणक्य की सेना ने मिलकर धनानंद को पराजित कर मगध में मौर्य वंश की नींव डाली। इस तरह हम देखते हैं 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मगध में मौर्य वंश की नींव डाली। तो आशा करती हूँ
आज की कक्षा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।